एडप्टेशन। एडप्टेशन। अब एक जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका सराउंडिंग में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों में वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। हमने देखा कि इंडिविजुअल माइग्रेशन भी कर सकता है, इंडिविजुअल सस्पेंशन भी कर लेता है, इंडिविजुअल अपने आप को रेगुलेट या कंफर्म करने का भी प्रयास करता है। जैसा नेचर ने उसको पावर दिया ऐसा वो अपने आप को प्रयास करता है। एनी हाउ, जब तक एक लिविंग, एक इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग से तालमेल नहीं बिठा पाएगा वो लगातार कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। और ये जो सराउंडिंग से तालमेल बिठाने की प्रोसेस है वो इंडिविजुअल में लगातार बहुत लंबे समय से होता चला जा रहा है और उसके चलते धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन जैसा कंसेप्ट भी देखा जाता है। इवोल्यूशन हुआ स्पीशीज का। इवोल्यूशन के दौरान उसने कई ऐसे चेंजेज अपने बॉडी में कर लिए हैं कि वो अब आसानी से अपने सराउंडिंग के साथ रिलेशन बना लेता है और आसानी से सरवाइव करने लगता है। उसने क्या क्या इवोल्यूशन के दौरान अपनी बॉडी में परिवर्तन किए होंगे, वो जो भी परिवर्तन किए जिसके कारण वो अपने आप को फिट कर पाता है अपने हैबिटेट में, वो सभी परिवर्तन एडेप्टेशन कहलाते हैं। हाँ, वो अपना मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन कर सकता है। मॉर्फोलॉजी में आप सिंपल सा एक एक्टिविटी देखो, आप अपना बॉडी का शेप, साइज थोड़ा सा चेंज करते हैं। गर्मी में एकदम हाथ पैर खोल के सोते हैं और सर्दियों में एकदम हाथ पैर जकड़ के एकदम अपना सोते हैं ताकि बॉडी से एनर्जी कम से कम लॉस हो। मॉर्फोलॉजी का मतलब है अपने बाहर जो कुछ भी दिखता है उसमें परिवर्तन कर लेते हैं कई सारे लिविंग्स। दूसरा तरीका है फिजियोलॉजी में कुछ परिवर्तन हुए। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन हमारी फिजियोलॉजी में भी परिवर्तन हुए। हम कुछ अब ऐसे काम करने लगे जिससे हम अपने आप को फिट कर पाते हैं। एक एक का सबका एग्जाम्पल देखेंगे। और कुछ इंडिविजुअल्स अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। बिहेवियर, वो देखते हैं कि बाहर क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो ये तीन ऐसे तरीके हैं, इनमें परिवर्तन करके एक इंडिविजुअल अपने हैबिटेट में अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। तो ऐसा कोई भी मॉर्फोलॉजिकल, कोई भी फिजियोलॉजिकल या कोई भी बिहेवियरल चेंज जो उस इंडिविजुअल को अपने हैबिटेट में फिट होने में मदद करता है, वहां सरवाइव करने में मदद करता है, वो परिवर्तन। हाँ, तो ऐसा कोई भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेज आना किसी इंडिविजुअल में जो उसको अपने हैबिटेट में फिट होने में मदद करता है, वो चेंजेज, वो मॉडिफिकेशन आना ही एडेप्टेशन कहलाता है। आपके बुक में इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है, वो डेफिनेशन आपको जरूर याद करना चाहिए क्योंकि एडेप्टेशन क्या है वो पूछा जाता है एग्जाम में, डिफाइन आपको करना होता है। तो आपके बुक में एक सीधा सिंपल लिखा है, एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऐसा परिवर्तन, वो परिवर्तन मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है। So adaptation is any attribute of the organism that enable the organism to survive and reproduce in its habitat. Survive करने में और reproduce करने में जो मदद करता है, ऐसा कोई भी परिवर्तन, ऐसा कोई भी तरीका उस इंडिविजुअल का, वो एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने अभी एडेप्टेशन डेफिनेशन देखा। अब हम वो देखना है ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो हमें बताते हैं कि इंडिविजुअल कैसे कैसे अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 2 3 4 करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हमको याद करना है कंगारू रैट का। कंगारू रैट।
ये कंगारू रेट एनिमल कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, रेगिस्तान में मिलने वाला एक जानवर है, चूहा है, मेमेलिया है, कंगारू के जैसा उसका देखने में लगता है, छोटा सा चूहा है, ज्यादा बड़ा कंगारू के जैसा नहीं है, छोटा सा चूहा है, वो डेजर्ट में मिलता है। अब डेजर्ट में क्या प्रॉब्लम है? पानी की बहुत कमी है, तो ये चूहा उस डेजर्ट में अपने आप को उस कम पानी में भी कैसे बचा के रखता है, ये एडेप्टेशन हमको देखना है। तो इस चूहे ने अपना इवोल्यूशन के दौरान कुछ ऐसा फिजियोलॉजी अपना चेंज कर लिया, फिजियोलॉजी इसने अपना चेंज किया है कि ये बिना पानी के भी आसानी से रेगिस्तान में रह सकता है। एक्चुअली ये क्या करता है, इसकी बॉडी में जो फैट होती है, ये फैट को ऑक्सीडाइज करता है। फैट का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। और जो वाटर फिजियोलॉजी में इसकी बॉडी की सेल के अंदर जो पानी रिलीज होता है, बस उसी पानी से ये अपना काम चला लेता है। कितना बढ़िया है ये, इसको कोई बाहर से पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, ये बाहर से पानी नहीं पीता, इसके बॉडी में जो फैट होता है उसी का ऑक्सीडाइज करके जो बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी निकलता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उसी पानी से ये अपना काम चला लेता है। तो ये इसका एक एडेप्टेशन है, इसका फिजियोलॉजी ऐसा नेचर ने इसको बना दिया, इवोल्यूशन होते होते ये ऐसा बन गया कि ये कम पानी में भी अपने आप को आसानी से फिट कर लेता है और आराम से अपना सरवाइव कर लेता है। कितना बढ़िया है। दूसरा एक और तरीका है इसमें कि ये अपने यूरिन को इतना कंसंट्रेट रिलीज करता है बॉडी के बाहर कि उसमें पानी बहुत कम होता है। हाँ, एकदम कंसंट्रेट ये यूरिन रिलीज करता है, तो पानी का कम से कम लॉस करता है अपनी बॉडी से, और इसीलिए ये आसानी से सरवाइव कर लेता है। तो ये दो एडेप्टेशन इसके पास है। इसके पास पावर है कि फैट के ऑक्सीडेशन से रिलीज वाटर को ये यूज कर सकता है, उसी से काम चला लेता है। और दूसरा, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यूरिन को बहुत कंसंट्रेट फॉर्म में ये बॉडी से रिलीज करता है। ये इसका एडेप्टेशन हो गया। मुझे लग रहा है कि कंगारू रेट के एडेप्टेशन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप ये दोनों ही पॉइंट को बड़ी ही आसानी के साथ लिख देंगे। 2-2 नंबर में इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, कंगारू रेट क्लियर हो गया। चलिए अब हम कुछ प्लांट की बात करते हैं कि वो डेजर्ट में कैसे अपने आप को बचाते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की। डेजर्ट प्लांट आपने ओपनशिया नाम सुना होगा। ओपनशिया, नागफनी, डंडाथोर, ऐसे करके कैक्टस फैमिली के कुछ पौधे हैं जो कम पानी में अपना काम चलाते हैं। तो वो कैसे कम पानी में सरवाइव कर लेते हैं वो प्लांट? इनके पास 2-3 टाइप के एडेप्टेशन है। सबसे पहले तो नंबर 1, ये अपनी लीफ को ड्रॉप कर देते हैं अर्ली, और इनकी जो लीफ है वो स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कांटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इनमें फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस करता है स्टेम। एक तो ये तरीका है इनके पास। पत्ती जो है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है और उस पत्ती में फिर कोई स्टोमेटा का वाटर लॉस होना, ट्रांसपिरेशन होना, ये कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो ये अपना स्टेम से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये तरीका है इनका डेजर्ट प्लांट का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर इनकी पत्ती भी होती हैं, अगर लीफ भी होती हैं तो बहुत स्मॉल साइज की होंगी, और उन पे जो स्टोमेटा रहेंगे वो छोटे छोटे पिट्स के अंदर पाए जाएंगे। पिट्स के अंदर उनको बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। उनको क्या बोलते हैं? सनकन स्टोमेटा। और सनकन स्टोमेटा बहुत कम पानी का लॉस करता है, ये सभी देखने को मिलता है। हाँ, सनकन स्टोमेटा किस टाइप के प्लांट में देखने को मिलेंगे? डेजर्ट प्लांट में देखने को मिलेंगे। और एक और खास इनमें फिजियोलॉजी में चेंज देखने को मिलता है डेजर्ट प्लांट में, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना चाहिए। डेजर्ट प्लांट की फिजियोलॉजी में भी परिवर्तन होता है।
ये डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, दिन में अपने स्टोमेटा क्लोज करते हैं। स्टोमेटा को क्या करते हैं, क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं, ताकि पानी का लॉस ना हो। और रात में ये अपने स्टोमेटा को, नाइट में अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं और रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रात में CO2 लेंगे और CO2 को लेके यहाँ एसिड बना लेंगे। एसिड के रूप में रात में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेंगे और जब दिन में सनलाइट आएगी तो उस एसिड से ये CO2 रिलीज करके अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो दिन में स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं होती इनको। और ऐसे प्लांट केम प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्रैस्युलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म देखने को मिलती है। ये एसिड के रूप में रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि रात में ही स्टोमेटा खोलते हैं, दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए तो CO2 चाहिए, तो CO2 कहां से मिलेगी, दिन में ही होना है फोटोसिंथेसिस। तो दिन में कहां से मिलेगी, जो रात में एसिड इकट्ठा किया वो एसिड ही दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है सेल के अंदर और उससे फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। तो एक केम साइकिल देखने को मिलता है स्पेशल डेजर्ट प्लांट में, ये भी इनका एक एडेप्टेशन है। तो कई अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन यहां देखने को मिलते हैं जो डेजर्ट प्लांट में है। अब हम बात करेंगे कोल्डर एरिया में, बहुत ठंडी बर्फीली जगह पर एक लिविंग्स अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं, ये देखेंगे एडेप्टेशन नंबर 3। हम बात करेंगे कुछ मैमल्स जो पाए जाते हैं कोल्डर एरिया में, कोल्डर क्लाइमेट में। तो जितने भी मैमल्स होते हैं जो ठंडी जगह पाए जाते हैं, जनरली उनकी बॉडी जो होती है वो काफी बड़ी साइज की होती है। स्मॉल साइज के मैमल्स कभी भी नहीं पाए जाते ठंडी जगह पर, बड़े बड़े साइज के पाए जाएंगे। जैसे पोलर बियर, पोलर बियर का वजन होता है लगभग 500 किलो के आसपास। इतने बड़े बड़े भारी विशाल बॉडी के हिसाब से ये पाए जाते हैं, वजनदार। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी इतनी बड़ी है, एकदम मोटे मोटे से रहते हैं। और इनका ये जो सरफेस एरिया है, कंपैरेटिवली बॉडी के हिसाब से सरफेस एरिया बहुत कम होता है। और कोल्डर एरिया में हीट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हीट जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हीट लॉस होता है। तो इनका बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो हीट बन रही है उसके कंपैरिजन में बॉडी का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, इसीलिए इनकी बॉडी की हीट सुरक्षित रहती है, बच जाते हैं और आसानी से वहां कोल्डर एरिया में सरवाइव करते हैं। अगर आप सोचिए छोटा सा कोई एनिमल है तो इसके अंदर जो हीट बन रही है अंदर, वो तो काफी कम बन रही है क्योंकि वो छोटा है, कम सेल है अंदर, और बॉडी का सरफेस काफी बड़ा हो गया तो हीट का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये उस कोल्डर एरिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसा देखने को मिलता है कि कोल्डर एरिया में पाए जाने वाले मैमल्स ज्यादातर बहुत बड़ी साइज के होते हैं और उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। उनके जो मान लीजिए कान के पिन्ना है वो बहुत छोटे साइज के होंगे। ये पिन्ना जो होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, तो सरफेस एरिया तो यहाँ से हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी साइज के इनके ईयर लिम्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हाथ पैर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना फिर। तो जनरली इसके लिए एक रूल भी बनाया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है जिसे बोलते हैं एलन रूल्स। ये पूछा जाता है एलन्स रूल। एलन्स रूल क्या कहता है? एलन्स रूल बोलता है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स। जो पोलर एरिया में जो मैमल्स पाए जाते हैं उनके कान और उनके लिम्स, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स बहुत छोटी साइज के होते हैं। छोटी साइज के होने से क्या होता है? सरफेस एरिया कम हो जाता है।
सरफेस एरिया, बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे हीट लॉस कम होता है, हीट लॉस कम होता है। आप देखिए हाथी के कान कितने बड़े बड़े होते हैं, हाँ, और ये हाथी कहाँ मिलता है, गर्म एरिया में पाया जाता है। और ये यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आराम से हीट रिलीज करता है और अपने कान हिलाकर वो अपनी बॉडी को ठंडा कर लेता है। क्यों? क्योंकि हीट यहाँ से निकलती रहती है। और अगर पोलर बियर की बात करेंगे तो इतना बड़ा पोलर बियर, उसके बहुत छोटे से कान पाए जाएंगे और उसके हाथ पैर भी बहुत छोटे छोटे से पाए जाएंगे, ताकि वो अपने सरफेस एरिया को कम कर पाए। तो ये जितना ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा हीट लॉस होने के चांस रहते हैं। गर्म जगह पर ये ईयर पिन्ना बहुत बड़े बड़े पाए जाएंगे। हाथी के कान काफी बड़े होते हैं, जिनसे वो अपना कूलिंग करता रहता है, उनको हिलाता रहता है और बॉडी का जो एक्स्ट्रा अंदर हीट है वो लगातार बाहर रिलीज होता रहता है। तो ये एलन्स रूल आपको थोड़ा याद रखना है, 1 नंबर के लिए थोड़ा याद कर लीजिए। एलन्स रूल, ऐसे कुछ रूल्स आएंगे इकोलॉजी में। एलन रूल ये बोलता है कि कोल्डर एरिया में पाए जाने वाले मैमल्स के जो ईयर और लिम्स हैं वो स्मॉल साइज के पाए जाते हैं, ताकि उनका बॉडी का सरफेस एरिया कम से कम हो। ठीक है, ये याद रहेगा। तो 3 एग्जाम्पल हो गए। नंबर 1 हमने पढ़ा कंगारू रेट, नंबर 2 हमने पढ़ा डेजर्ट प्लांट, नंबर 3 हमने पढ़ा पोलर एरिया के मैमल्स, पोलर एरिया में पाए जाने वाले मैमल्स। अब यहां पर एक और पोलर एरिया में मैमल्स में शॉर्टर ईयर और लिम्स तो है ही हैं, लेकिन इनकी स्किन के नीचे एक थिक एडिपोज टिश्यू का लेयर पाया जाता है, जिसमें फैट डिपोजिट होता है। क्या होता है? स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन देखने को मिलता है, जो एक इंसुलेटर का काम करता है। अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर का जो लो टेम्परेचर है वो अंदर इतना नहीं प्रभावित कर पाएगा। तो एक थिक लेयर बिलो द स्किन, ये फैट की लेयर पाई जाती है, और इस मोटी थिक लेयर को हम बोलते हैं ब्लबर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लबर। आपने सील मछली देखी होगी, सील फिश। सील फिश के अंदर ये बहुत मोटी लेयर पाई जाती है, इसीलिए बर्फीले पानी में भी ये फिश आसानी से सरवाइव करती है, तैरती रहती है, क्योंकि अंदर जो हीट बन रही है वो हीट बाहर रिलीज नहीं होती इस लेयर के कारण। तो ये अपने अंदर इंटरनल अपना होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रख पाती है। ठीक है, तो ये 2 एडेप्टेशन हो जाएंगे आपके पोलर एरिया में। पहला तो क्या हो जाएगा, शॉर्टर ईयर और लिम्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम से कम रहे, और नंबर 2 इनकी स्किन के नीचे एक थिक ब्लबर पाया जाता है, जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है और जो हीट इंसुलेटर का काम करता है। तो ये 3 आपके एडेप्टेशन हो गए। अब चौथा एडेप्टेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है, जो 3 नंबर में कई बार पूछा जाता है। ये एडेप्टेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। इस एडेप्टेशन को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एक प्रॉब्लम होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस। और एल्टीट्यूड सिकनेस धीरे धीरे एडेप्टेशन होने के बाद इसका प्रॉब्लम हम रिमूव कर देते हैं, हमारी बॉडी अपने आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा ले लेती है। क्या होता है ये थोड़ा समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहे हैं एडेप्टेशन में, एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस। आपने कभी अगर पहाड़ी इलाकों की यात्रा की होगी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या बहुत हाई ऊंचाई पर जब जाते हैं, एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपका एल्टीट्यूड बदलता है। जब आप यहाँ हैं नीचे, तो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर काफी ज्यादा है। एटमॉस्फेयर की, एयर की, हवा का प्रेशर हमारे बॉडी पे काफी ज्यादा है। और जब हम पहाड़ के ऊपर बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो उसके ऊपर एयर का प्रेशर काफी कम है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति में जब वो नीचे मौजूद है, तो इस व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, इसलिए आसानी से यहां पर ऑक्सीजन चिपक जाती है हीमोग्लोबिन के साथ।
और यहां पर जब हम बात करेंगे इसकी हीमोग्लोबिन के साथ, वो ऑक्सीजन चिपक नहीं पाती, बहुत कम चिपकती है। तो अगर ऊंचाई पर कोई व्यक्ति ग्राउंड से हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर लो ऑक्सीजन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक तो प्रेशर कम है तो नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, क्योंकि प्रेशर कम है तो उनके अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो फट जाती है। तो एक तो आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है, आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाता है, आपको तेज सांस लेना पड़ता है, आपको बहुत जल्दी आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। कौन कौन से सिम्टम्स आते वो थोड़ा याद रखिए। नंबर 1 क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जब हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग जाते हैं? तो एक तो नॉजिया, नॉजिया मतलब नाक में प्रॉब्लम आता है, खून निकलने लगता है, नाक टपकने लगती है, खून भी निकल सकता है, नॉजिया। एक फैटिग, फैटिग मतलब आपको हांफनी जैसा आने लगता है, आपको थोड़ा दम आपकी भर जाती है, सांस फूल जाती है, उसको हम बोलते हैं फैटिग। और आपका हार्ट भी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं हार्ट पल्पिटेशन। हार्ट पल्पिटेशन, ये सिम्टम्स हमको आना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम्स याद रखना है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमको ये सिम्टम्स आता है। ये सिम्टम्स क्यों आता है? क्योंकि वहां तो एक तो क्या हो गया, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमारी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड एट द हाई एल्टीट्यूड। भाई यहां प्रेशर लग रहा था तो आसानी से चिपक रही थी ऑक्सीजन, यहां पर क्या हो गया, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन आ ही नहीं रही। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक वो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा नहीं। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ कम हो जा रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है उसके चलते। तो हमारी बॉडी में अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करेगी। लेकिन जब हम लगातार 3-4 दिन के लिए वहां रहते हैं तो धीरे 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 ये सिम्टम्स हमारे खत्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी वहां उस हाई एल्टीट्यूड पर फिट होना शुरू कर देती है। हम वहां आसानी से सरवाइव करने लगते हैं। 4-5 दिन बाद ये सिम्टम्स हमारे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। शुरुआत में हमको दिक्कत आएगा, बाद में हमारा बॉडी वहां एक्लिमेटाइज कर लेगा, अपने आप को फिट कर लेगा। एक्चुअली हमारी बॉडी में कुछ परिवर्तन होंगे, हाई एल्टीट्यूड पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होंगे जिससे ये सब प्रॉब्लम, आपके जो एल्टीट्यूड सिकनेस था, ये सिकनेस आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वही आपसे पूछा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद आपके जो सिकनेस सिम्टम्स हैं वो क्यों रिड्यूस हो जाते हैं। यहां पे केवल आपको 3 पॉइंट याद रखना है। हाई एल्टीट्यूड पर लो ऑक्सीजन था, उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हुई, तो उससे क्या क्या परिवर्तन आए हमारे बॉडी में, यही आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन अभी 8 ऑक्सीजन को लेके जाने की पावर रखता था नीचे, अब वहां वो कम ऑक्सीजन को लेके जाएगा, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी को ही कम कर देगा हमारा बॉडी। बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन, इसको क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। हमारा पहले बॉडी बोल रहा था कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 8 ऑक्सीजन जाना चाहिए। अब जब हम वहां एक्लिमेटाइज हो गए 4-5 दिन बाद, अब हमारी बॉडी बोल रहा है कि ऐसा करो 8 की बजाय 4 ऑक्सीजन भी लाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हीमोग्लोबिन अगर 4-4 लेके जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे डिलीवर होगा। हमारी बॉडी ने क्या किया, हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कैसे इंक्रीज हुआ, एक्चुअली हमारी बॉडी में नई नई आरबीसी सेल बनना शुरू हो गया। हमारी बॉडी में लार्ज स्केल पर आरबीसी प्रोडक्शन शुरू हो गया, जिसके चलते बहुत सारी हीमोग्लोबिन भी आरबीसी में बनने लगी
और अब इतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बन गई है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी ऑक्सीजन वो लेके जाएंगे तो भी हमारे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो क्या हुआ यहां पर, नंबर 1 क्या होगा, एक तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, क्योंकि आरबीसी बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ, हमारी बॉडी ने बोला कि हीमोग्लोबिन से कम ऑक्सीजन लेके आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ज्यादा का डिमांड था तो हमारी बॉडी ज्यादा मांगने का डिमांड कर रही थी, अभी बोला कि ठीक है कम कम लाओ लेकिन ज्यादा लोग लेके आओ। हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया तो कम से भी काम चल जाएगा। पहले हीमोग्लोबिन मान लीजिए आपका 10 था, अभी हो गया 20। अब 20 4 मॉलिक्यूल को लेके जा रहे तो भी 80 मॉलिक्यूल पहुंच रहे। पहले आपके 10 हीमोग्लोबिन थे, पहले भी 80 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जा रही थी। तो बॉडी को तो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया ना भाई। आरबीसी बढ़ गया, आरबीसी प्रोडक्शन हो गया तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन अब कम ऑक्सीजन को लेके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बॉडी का पूर्ति हो गया। और एक काम और करेंगे यहां पर, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा लेंगे। रेस्पिरेशन, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा आपका। आप पहले यहां जमीन पर 1 मिनट में मान लीजिए 16 टाइम सांस लेते थे, वहां पर ऑटोमेटिक आपकी बॉडी धीरे धीरे 22 या 25 के आसपास पर मिनट ब्रीदिंग करना शुरू कर देगी। बस हो गया, लगातार बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, लगातार कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसीलिए जिन लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिनको आरबीसी की कमी होती है, डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि आप कुछ दिन के लिए हाई एल्टीट्यूड पर चले जाओ, पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाओ, 10-15 दिन का टूर बनाओ, खूब बढ़िया से घूमो फिरो, ताजा सांस हवा लो, और वहां पे आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, जो आरबीसी की कमी हो रही है, वो अपने आप सही हो जाएगी। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जब हम जाएंगे तो हमारा आरबीसी बहुत बढ़ जाएगा। आप देखिए, जो पहाड़ी इलाके पे रहने वाला ह्यूमन बींग्स है और जो एक मैदानी इलाके में रहने वाला ह्यूमन बींग्स है, उन दोनों के आरबीसी में हीमोग्लोबिन आप चेक करवाओ, काफी अंतर निकलेगा। हमारा हीमोग्लोबिन 10 के आसपास निकलेगा, उनका हीमोग्लोबिन 18 और 20 के आसपास निकलेगा। तो ये क्या है, ये एक एडेप्टेशन ही तो है। इतना हाई एल्टीट्यूड पर भी आप आसानी से सरवाइव कर सकें, इसके लिए बॉडी ने आपके अंदर कुछ चेंजेज कर दिए। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, एक तरह का ये एडेप्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी का। तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस 3 नंबर में कई बार पूछा जाता है। नंबर 1, एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। नंबर 2, हमारी बॉडी कैसे वहां अपने आप को फिट करती है। केवल 3 तरीके से करती है। एक तो हीमोग्लोबिन के साथ कम ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एग्री हो जाएगी बॉडी। नंबर 2, हीमोग्लोबिन और आरबीसी की संख्या बढ़ा ली जाएगी। और नंबर 3, ब्रीदिंग रेट आपकी फास्ट कर दी जाएगी। बस आपका बॉडी का काम पूरा हो जाएगा, आपके बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 एडेप्टेशन हो गए। अब थोड़ा 5वां एडेप्टेशन हम लोग यहां देखते हैं। 5वां एडेप्टेशन वो कुछ जनरल करके आपके बुक में लिखा है। जैसे मान लीजिए कुछ आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जो हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया। जैसे मेथेनोजेंस बैक्टीरिया है, और वो जो आपका थर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी में, गर्म पानी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते। कुछ फिश हैं जो समुद्र के अंदर गहरे, एकदम गहराई तक भी वहां सरवाइव करती हैं। अब देखिए, समुद्र के अंदर मान लीजिए कोई एक फिश है, तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी काम कर रहा है और ऊपर से इस पानी का प्रेशर भी काम कर रहा है। तो इनकी बॉडी जो है इतने प्रेशर को कैसे सहन कर लेती है, उसके लिए भी एडेप्टेशन पाए जाते हैं। एक तो ये एनिमल बिल्कुल फ्लैट शेप में पाए जाएंगे, चपटे, ऐसे लगता है किसी ने प्रेशर से इनको पिचका दिया, तो एकदम फ्लैट बॉडी इनकी पाई जाएगी। और इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो इस हाई प्रेशर पर भी इनकी फिजियोलॉजी को वर्किंग में रख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा लेक बिल्कुल जम जाती है, ऊपर पानी एकदम बर्फ बन जाता है, फिर भी उसके अंदर नीचे फिश सरवाइव करती रहती हैं। ये उनके एंजाइम्स के एडेप्टेशन है।
हाँ, ये हार्श हैबिटेट में अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनके पास एंजाइम्स ऐसे हैं जो उस कंडीशन में भी आराम से काम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग लिविंग बींग्स के ये एडेप्टेशन ही हैं जो उसको ऐसी कंडीशन में भी लिविंग बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है डेजर्ट लेजार्ड। हाँ, इसका नाम क्या है? डेजर्ट लेजार्ड। ये क्या है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक छिपकली है। और ये छिपकली, यहाँ डेजर्ट में क्या होता है कि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो दिन में जब रेत बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो ये रेत के अंदर बिल बनाकर उसमें छुप जाती है। डेजर्ट लेजार्ड। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, जरूरी नहीं डेजर्ट लेजार्ड, आप कोई भी समझिए। और जब बाहर नॉर्मल कंडीशन होता है तो फिर खाने पीने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कई एनिमल ऐसे होते हैं जो पेड़ वहां लगे हैं, पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। जब उनको गर्मी लगती है तो छाया में आ जाते हैं, और जब सर्दी लगती है तो धूप में निकल जाते हैं। धूप उनको बॉडी को आराम से गर्म करेगी। तो डेजर्ट लेजार्ड की हम बात करते हैं तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर सनलाइट से ही मेंटेन कर लेती है, सनलाइट से। जब इसको गर्मी लगती है तो ये शैडो में चली जाती है, और जब इसको ठंड लगती है तो ये धूप में आ जाती है। तो ये अपना बिहेवियर चेंज करती है, बिहेवियर चेंज करके अपनी बॉडी का डिमांड अपने आप को फिट कर लेती है। तो इस तरह से जब आप इस एडेप्टेशन के टॉपिक को, कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नेचर ने वाकई में क्या क्या दिया है जिससे इंडिविजुअल अपने आप को फिट करते हैं अपने हैबिटेट में। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है। हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमको कंगारू रेट का याद रखना है, हमको एलन्स रूल याद रखना है, हमको एल्टीट्यूड सिकनेस याद रखना है, और ज़्यादा हो तो डेजर्ट प्लांट के एडेप्टेशन भी याद कीजिए। बस ये 4 चीज़ याद रखना है, आपका सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल सराउंडिंग से लगातार इंटरेक्ट करता है। यहां इस टॉपिक के बाद हमारा इंडिविजुअल इकोलॉजी फिनिश होता है। अब हमने इंडिविजुअल इकोलॉजी खत्म कर लिया। अब हमको शुरू करना है कल की क्लास में, वो होगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। अगला टॉपिक क्या रहेगा? पॉपुलेशन इकोलॉजी। और वो अलग ढंग से समझना है। बहुत सारे चेंजेस हैं जो इंडिविजुअल इकोलॉजी में नहीं थे, वो यहां पर हमको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो क्या परिवर्तन है, क्या डिफरेंस है एक इंडिविजुअल इकोलॉजी में और पॉपुलेशन इकोलॉजी में, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पॉपुलेशन के इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करती है सराउंडिंग से, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। तो एक आधा टॉपिक अभी बचा है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। कल की क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे।